एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, चुनावी प्रक्रिया। और इस दौरान बहुत सारे विवेचन विश्लेषण होते हैं। कुछ मीडिया के माध्यम से होते हैं, जो है राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो विश्लेषण करते हैं, कुछ सामाजिक विश्लेषक होते हैं वो अपने तरह से विश्लेषण करते हैं, कुछ लेखक भी होते हैं जो देश भर में घटने वाली घटनाओं या देश भर की जो राजनीतिक सामाजिक चीज़ें होती हैं उनका आकलन करता है और लोगों तक जो है उन चीज़ों को पहुंचाने का काम करता है। लेखक की भूमिका तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब उसके सामने चीज़ों को प्रस्तुत करने की एक चुनौती रहती है, एक चाहत रहती है, और इस चाहत को ही जो है कलमबद्ध करता है लेखक। ऐसी ही एक किताब आई है डॉक्टर रचना कुमारी प्रसाद की, मोदी जीरा बिल्डिंग न्यू इंडिया थ्रू पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। और इसमें जो सब टाइटल कही कि वाई मोदी इन 2024 द केस फॉर कंटिन्यूटी। तो ये जो किताब आई है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस किताब की लेखिका डॉक्टर रचना प्रसाद जी। पहले हम उनको बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने ये किताब लिखी है। मैम, बहुत बधाई आपको। सुधांशु जी। अब चूँकि चारों तरफ मोदी मय ही हैं और कहा जा रहा है कि मीडिया में भी मोदी हैं, जनता के बीच भी मोदी हैं, और विदेशी फ्रंट पर कहिए यानी कि जो विदेशी ग्लोबल वर्ल्ड में भी मोदी जी हैं। तो आप इस किताब के माध्यम से उस लोकप्रियता को भुनाना चाहती थी या कुछ रचनात्मक उद्देश्य लेकर के इस किताब को आपने लिखा है? मैंने इस किताब को जैसा आपने बोला कि रचनात्मक उद्देश्य, अवश्य ही रचनात्मक उद्देश्य के आधार पर लिखा गया है। और दूसरी बात, ये किताब की जो तैयारी थी लिखने की, मैं 1 साल से पहले से सोच रही थी। उसके पहले भी मैंने जैसे मोदी सोशल जस्टिस अंडर मोदीज लीडरशिप पे सेमिनार हुए थे इंटरनेशनल, उस पर मैंने अपना एक आर्टिकल रिसर्च पेपर दिया था, उसको मुझे पब्लिश करवाना था। तो उसी दौरान मैंने काफ़ी मतलब कंटेंट अपना कलेक्ट किया। तो मैंने सोचा कि समय जैसे मिलेगा उसके आधार पर मैं फिर इस किताब पे कुछ काम करूँगी और लिखूँगी। तो इस किताब के आने से पहले मेरी एक और किताब आई है, दो युग पुरुष, विवेकानंद और नरेंद्र मोदी जी की। वो एक तुलनात्मक अध्ययन है, हालांकि वो सकारात्मक है और थोड़ा जो है एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा लिया गया है उसको। और इसके बाद फिर मैंने इस किताब को लिखा, और ये एक आप मान सकते हैं कि थोड़ा हम कह सकते हैं संयोग है कि ये किताब इलेक्शन के समय आ गई। और 2024 मतलब इलेक्शन के दौरान लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये पहले ही आने वाली थी, मैन्युस्क्रिप्ट मैंने 3-4 जगह दे रखा था, पर वहाँ किसी वजह से थोड़ा लेट हो रहा था, डिले हो रहा था, तो इसलिए। और ये किताब मतलब मार्च एंड तक आई है, और ये चुनाव के दौरान आगे संयोग था। हालांकि मैंने इसको कोई इलेक्शन डायनेमिक्स के आधार पर नहीं किया, इलेक्शन के समय आए, किताब तो आने तो आप वाली ये है। कहना चाहते हैं कि लोकप्रियता के लिए नहीं है ये किताब? नहीं, लोकप्रियता, किताब लोकप्रियता के लिए है, लेकिन द थिंग इज कि जो हम कहते हैं ना कि इसी समय इलेक्शन के समय ही क्यों आई, कि मतलब कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स नहीं है इसका कि इलेक्शन के समय आई है। ये जो ये किताब अपनी बात कहना चाहती है, बिल्डिंग न्यू इंडिया थ्रू पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, ये 2023 एंड में भी आती तब भी ये पॉलिसी एंड प्रोग्रेस को न्यू इंडिया को ही दिखाती, क्योंकि 10 साल में जो काम हुए हैं। हालांकि ये संयोग हो गया कि एकदम से चुनाव के बीच में आ गया और चुनाव का 6th फेज में खत्म मतलब हो गया है, 7th फेज में हम पहुंच रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए ही इसको मतलब हम ये नहीं किए थे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो सेकेंड हमारा सब टॉपिक है वाई मोदी इन 2024, तो ये तो एक आधार मात्र है, तो ये खुद ही डिफेंड करता है कि किताब कहीं ना कहीं 2024 को मतलब इस चुनाव को दर्शाने के लिए लिखी गई है। हाँ, तो हालांकि अप्रैल में आ गई। लेखिका के तौर पर आपने किताब लिख दी कि वाई मोदी इन 2024। तो आपको क्यों लगता है कि सही में मोदी जो हैं वो 2024 में आने चाहिए? ऐसा उन्होंने क्या किया है पिछले 10 वर्षों में? क्योंकि आपने किताब में जिक्र किया है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उनकी जो सिक्योरिटी को लेकर के चिंताएं हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, और जो सोशल जस्टिस का मुद्दा हो, या आपने इनमें शायद आर्किटेक्ट शब्द का प्रयोग किया है। तो आप कैसे देखती हैं, कितना ज़रूरी है उन सब चीज़ों को अगर एक साथ देखती हैं तो?
इन सारी चीज़ों को हम अगर पूरा निरंतरता को देखते हैं तो मोदी जी के जो पूरी पॉलिसी एंड प्रोग्रेस है उसमें 2-3 बातें बहुत प्रमुख हैं। एक तो स्टेबिलिटी बहुत है कि जो पॉलिसी 2014-15 मतलब में से स्टार्ट की गई, चाहे वो स्वच्छता अभियान से रिलेटेड हो, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड हो या वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर, उसको कंटिन्यू किया गया। तो एक स्टेबिलिटी के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी रही है उनकी पॉलिसी में। हम कई बार बार कहते हैं कि ये जो भी पॉलिसी अभी डोमेस्टिक लेवल पे बनी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना की हम बात करें या फिर हम कई बार कुछ क्रिटिक अनएम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड कुछ बातें कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पर हम इसके जो दूसरी तरफ जो है वो नहीं देख रहे कि क्या हम नैरेटिव बदलने की बात नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने नहीं की कि हम जॉब जो है सीकर से अब जॉब क्रिएटर्स की तरफ जा रहे हैं। पूरा का पूरा यूनिकॉर्न, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन जो है उसका आना, फिर अटल इनोवेशन मिशन का आना, एंटरप्रेन्योरशिप का आधार का आना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारों ने काम किया है उसके साथ साथ एक नई जो ताना बाना बना है उसमें यह है कि कहीं ना कहीं हमें खुद भी इनोवेट करना पड़ेगा, सरकार के साथ हमें भी अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा, तभी हम बहुत हद तक अपने लिए कुछ फ्रूटफुल या इनोवेटिव क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि हर काम जो है हम सरकार पर ही मतलब वो नहीं कर सकते, डिपेंड कर सकते तो अब तक क्या लग रहा था आपको कि जो अभी तक जो पॉलिसी थी वो सरकार पर निर्भर थी ज़्यादा, या थी कि मतलब जनरेट नहीं कर पाती जॉब? नहीं, सरकारों ने अगर हम पहले देखें तो इसका ज्वलंत एग्जाम्पल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इतने अपॉइंटमेंट्स हो गए, इतने प्रमोशंस हो गए, ये सरकार के आने के बाद जो हमारे कलीग्स हैं और हमारे टीचर फ्रेटर्निटी हैं उनको भी एहसास है। पहले भी मैं नहीं कह रही कि जॉब क्रिएट नहीं होता था, पर उसका आधार थोड़ा कम था, क्योंकि मैं खुद जॉब के उस पर्सपेक्टिव से गुजरी हूँ जहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, चीज़ें फेस की हैं, काफ़ी चीज़ें डिले हो रही थी, एक असर्टिवनेस नहीं था। जैसे हम अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, मोदी जी के जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, कहीं ना कहीं हमें अपनी बात को असर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे आ पाएंगे। क्योंकि हम बार बार एक सॉफ्ट पावर की तरफ हम नहीं रह सकते, हमें सॉफ्ट पावर के साथ हार्ड पावर को भी कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ साथ, और अपने आप को लेके आना पड़ेगा एक डिसिसिव मतलब आधार। क्योंकि अगर हम खुद अपने मतलब पूरे पर्सनैलिटी में हमारे डिसिसिव अप्रोच नहीं है तो हम आगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। तो हमेशा उनकी जो सिक्योरिटी को लेकर के जो पॉलिसी रही है वो पाकिस्तान सेंटर्ड रही है, तो उसको लेकर के विपक्ष हमेशा आरोप लगाती रही है। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है उनकी फॉरेन पॉलिसी, ये जो सिक्योरिटी को लेकर चिंता है वो सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है? पाकिस्तान सेंट्रिक उनकी नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जब हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं कि अगर हमारे आस पड़ोस में बॉर्डर में अगर इस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चलेगा, अगर हमने इसका जैसे पुलवामा जो हुआ अटैक, उसका हमने जो रिस्पॉन्स दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, काउंटर टेररिज्म का जो हमने रिस्पॉन्स दिया बालाकोट स्ट्राइक से। तो अब हम ये कहें कि हम वो रिस्पॉन्स नहीं करते और हमारा पूरा का पूरा आधार सिर्फ वही है, नहीं। क्योंकि हम अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देखें जो पहले लुक ईस्ट थी, कि हम ईस्ट की तरफ देख रहे हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी मंशा है लेकिन जब हम एक्ट नहीं करेंगे, एक्ट तो बहुत ज़रूरी है ना चीज़ों को ग्रासरूट्स लेवल पे देखने के लिए। तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, चाहे नेपाल के साथ उनका बढ़ता हुआ रिलेशन हम देखें, भूटान के साथ रिलेशन बढ़ता हुआ देखें, अभी रिसेंटली IMF में जो IMF के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि बहुत हद तक हमारे जो GDP ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ रहा है, और ओवरऑल वो कल्चरल हमारी जो कनेक्टिविटी है, G20 में इंडिया का जो सकारात्मक भूमिका थी, जो वन अर्थ वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, कि पूरा का पूरा हम एक फ्रेटर्निटी, एक फैमिली के साथ, हम कहते हैं मोदी का परिवार, क्योंकि हम जब अपने आप को हम आगे नहीं रख रहे, हम कम्युनिटी के साथ साथ अपने जो परिवार को आगे रख रहे हैं और परिवार के संदर्भ में हम सोच रहे हैं। तो ओवरऑल क्योंकि कोई भी सरकार अगर नेशनल सिक्योरिटी में, कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, अगर हम अपने देश को नहीं बचा पाए, अगर हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इन सब जो चीज़ों हैं इनका हम असर्टिव तरीके से अगर हम इसका जवाब नहीं देंगे, तो आगे हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो यंगर जनरेशन हैं, उनके
कई बार जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कितनी बेसब्री से हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा, और जब तक इंडिया नहीं जीतती, वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच जो हम क्रिकेट मैच की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आधार जुड़ा होता है कि कौन जीतेगा, तो यहाँ पे नेशन कैसे आ जाता है। तो एक पुराना भी एक चला आ रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, तो पाकिस्तान का जो वो एक एनिमी फ्रंट का जो आधार है, एक जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव लिया जाता है। सार्क में भी जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता, हमेशा मतलब पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से हमारी सार्क की मीटिंग्स नहीं हो पाती। तो थोड़ा तो वो एक नेगेटिव है, लेकिन उनका जो पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी है वो नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए, कल्चरल डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और साथ के साथ जो कल्चरल वो एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हर जगह कल्चरल एक्सचेंजेस, चाहे हम कहते हैं विकास भी, विरासत के साथ विकास हो, ताकि जो सनातन धर्म और धर्म के हम बोलते हैं कि धर्म हिंदू धर्म ये सदियों से चला आता है, वो हम पहचान नहीं पा रहे, या हम उसको मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव है उसके साथ लेके उसको मिक्स कर देते हैं, वेस्टर्न मॉडर्निटी को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, अपने कल्चर को पीछे कर देते हैं। इवन गांधी ये कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो सबसे बड़ा कारक तत्व रहा है इंडियन सिविलाइजेशन के डिवाइस का, और इंडियन सिविलाइजेशन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, सच्ची सभ्यता किसमें है, जब हम अपने जो इंडिजिनस कल्चर है उसको, अपने खुद के कल्चर को, अपनी संस्कृति को इम्पोर्टेंस देंगे। बहुत छोटे सवालों से गुजरते हुए अगर हम जाएं तो नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू में आप क्या अंतर देखती है, सबसे बड़ा अंतर उन दोनों में? क्योंकि एक चीज़ जो बहुत मैं बोलूँगी कि हर विचारक अपने काल का बहुत बड़ा फिलॉसफर रहता है। नेहरू जी के समय मैं नहीं थी, मोदी जी के समय, क्योंकि टाइम फ्रेमवर्क में इतना अंतराल है और मैं आज देख पा रही हूँ, उनके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। एक चीज़ मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है वो है उनका कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट करने का जो आधार है। जैसे चाय पे चर्चा, लोग हालांकि इसको थोड़ा कई बार सटारिकल अप्रोच भी देते हैं, मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, मतलब एक चर्चा का आधार जो लोगों के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि आपको ग्रास रूट के साथ कनेक्ट करो, एक कंसेंसस बनाने की भी जरूरत होती है कि जब आप कनेक्ट करते हो किसी भी चीज को हम लागू नहीं कर देते, हम इम्प्लीमेंट करने की। आपसे अगर हम सीधे सवाल पूछें कि जवाहरलाल नेहरू ज्यादा कनेक्ट करते थे या मोदी जी ज्यादा कनेक्ट करते? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोगों इसका के कारण क्या देखती हैं? डिजिटल क्रांति है इसके पीछे? हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन आपने खुद ही बताया कि डिजिटल क्रांति है। अब जब हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्किंग, नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डिजिटल क्रांति है लोकप्रियता? डिजिटल क्रांति, अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती, तो इसके साथ दोनों ही कारण है। उनकी लोकप्रियता तो है ही है, पर लोकप्रियता को पहुंचाने के लिए कोई, अगर नेहरू जी बहुत लोकप्रिय रहे होंगे, बस मैं वो कह रही हूँ, रहे होंगे, लेकिन अगर लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाई, या उन्होंने जो काम किया है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि अवेयरनेस, इन्फॉर्म्ड सिटीजन, आज के सिटीजन इतने इन्फॉर्म हैं कि उन्हें पता चल जाता है क्या हो रहा है, हर मतलब मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस, हर तरीके से वो जुड़े हुए हैं, तो लोकप्रियता के साथ साथ वो लोकप्रियता, उनका काम लोगों तक सबसे बड़े आर्किटेक्ट कौन है आपके निगाह में? जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी? मैं तो मोदी जी को, क्योंकि मैंने वो लिखा आपने चूंकि अपनी किताब में इसका इन जो इकोनॉमी का जो पूरा उन्होंने जीएसटी का जिस तरह से उन्होंने एक अप्रोच रेवोल्यूशनाइज किया, और डिमोनेटाइजेशन का जो बहुत बड़ा जो करप्शन, मतलब एंटी करप्शन के एक बहुत बड़े इनिशिएटिव में माना जाता है, और बाकी भी बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसमें अगर जो मैं अभी आपसे बोल ही रही थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट मैक्सिमम कंट्रीज की अभी ऐसे जो चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, उसमें इतना जो मतलब कंटिन्यू कर पाना है 6.8% या उससे 7% और 6% के रेट में, ये बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक स्टेप लिया गया है। और दूसरा कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आंतरिक सुरक्षा में किस तरीके के बदलाव हुए मोदी जी के युग में? आंतरिक सुरक्षा इन द सेंस कि हम इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं हमारे, तो इंटरनल सिक्योरिटी इन द सेंस कि अब नक्सलिज्म वगैरह में भी अगर हम देखें इन सब चीज़ों में, तो काफ़ी मतलब बदलाव हुआ है, जिसमें आर्टिकल 370 को भी जो रिमूवल किया गया आर्टिकल, उसके बाद वहाँ पे पूरे स्टेट में जब दो यूनियन टेरिटरीज बने हैं, और अभी का रिसेंट का विश्लेषण आ रहा था जिसमें ये भी कहा गया कि जो वोटर टर्नआउट है जम्मू एंड कश्मीर का, जो पहले कभी 30% या 25% हुआ करता था, अब 50% से ऊपर जा रहा है। वहाँ पे जो स्टोन पेल्टिंग के इश्यूज आ रहे थे, और जो कश्मीरी पंडित का इशू आता है, सारे धीरे धीरे जो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो है इंटरनल जो थ्रेट है, और नक्सलिज्म पे भी काफ़ी ऐसे काम हुए हैं। तो मतलब हम कहीं ना कहीं टेरर को
हम क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल थ्रेट हो चाहे आउटसाइड थ्रेट हो। साइबर सिक्योरिटी पे भी काफ़ी काम हुए हैं, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है, और साइबर सिक्योरिटी से लोगों को वाकिफ़ कराना कि क्या मतलब हम एफर्ट्स ले सकते हैं साइबर क्राइम को विदेश कंटेन नीति करने में के आप लिए। सबसे बड़ा बदलाव क्या देखती हैं? विदेश नीति में मैं सबसे बड़ा बदलाव जो ये बोलती हूँ कि सबसे बड़ा बदलाव है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। जो नॉन अलाइनमेंट से हम बार बार अपने आप को कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट कुछ नहीं होता। नॉन अलाइनमेंट एक होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए, लेकिन क्या हर बार न्यूट्रलिटी ही सब चीज़ का मतलब सवालों का जवाब है? क्या हमारा एक स्टेप लेना, हमारा एक स्टैंड लेना जवाब नहीं है? हो सकता है कि शायद हमारी जो पुरानी परिस्थितियाँ रही होंगी उस समय हम स्टैंड नहीं ले पाए होंगे, या जिन्होंने नहीं लिया वो एक अलग क्वेश्चन है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रही। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने जो नॉन अलाइनमेंट से अपने स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं मानूंगी फैक्टर रहा है। दूसरा फैक्टर मल्टीलैटरलिज्म रहा है। अभी आज जितने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे क्वाड हो, अलग अलग देशों के साथ और वार्तालाप कर रहे हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या मोदी जी जा रहे हैं, और इस तरह के जो वार्तालाप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक इन्हांस कर रहे हैं। और हमारी जो छवि है आज, अगर बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में ये बात बार बार रीइंस्टेट की गई है कि भारत अब भारत की तरह दिख रहा है, और लोग उसको मतलब पहचान रहे हैं, उस आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं उसको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। जो कई बार हम बाहर जाते भी थे तो हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता था, तो ये सोशल बदलते इंजीनियरिंग में जो है किस तरीके के बदलाव हुए हैं, या कहिए कि नरेंद्र मोदी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कैसे इंक्लूसिव है? नरेंद्र मोदी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, जिसमें मैंने 3rd चैप्टर में बात किया है सबका साथ सबका विकास, उसमें मैंने सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ की बात की। हालांकि सबका साथ सबका विकास के बाद 2 चीज़ें और जुड़ गई, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये भी चीज़ें थी। लेकिन इसमें मैंने जो मेन पॉलिसीज़ को टारगेट किया वो मार्जिनलाइज ग्रुप है, चाहे वो हम कहें दलित्स हो गए, चाहे ट्राइबल्स हो गए, महिलाएं हो गई, फार्मर्स हो गए, हमारे और भी अंडर जो प्रिविलेज्ड हैं कास्ट और क्लास, उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले जो मैं महिलाओं, खुद भी महिला हूँ, तो महिला से रिलेटेड 2-3 पॉलिसीज़ को मैं बताना चाहूँगी। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी रिसेंटली पारित किया गया, बहुत ही लैंडमार्क रहा, कितने सालों से ये पेंडिंग रहा और ये पारित नहीं हो पाया, और ये बहुत ही मतलब एक माइलस्टोन डेवलपमेंट हुआ है कि ये अब पारित हो गया। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, जैसे डिलिमिटेशन सेंसस है और कमीशन है, उसे बैठेंगी और मतलब इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, या कोटा विद इन कोटा का जो मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा था। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, पार्लियामेंट में भी महिलाओं को बोलने का अधिकार मिलेगा, मतलब उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग महिलाओं के मतलब अंदर होने के बावजूद भी वो पब्लिक स्पेस में नहीं दिखती रही है। तो एक बहुत बड़ा ये बहुत बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव जो ये है कि अगर हम मुस्लिम जो महिलाओं की भी मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा ट्रिपल तलाक जो है उसको हटा दिया गया, यूसीसी को भी अब मतलब कहीं बहुत हद तक कन्विंसिंग जो है मिल रहा है, मतलब रिस्पॉन्स। हालांकि कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स इसको वो भी कर रहे हैं, कुछ इसमें क्रिटिकल इश्यूज भी है, लेकिन अगर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जेंडर इक्वालिटी को लेके आ पाएंगे और एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ को हम लेके आ सकते हैं। और महिलाओं की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जनधन योजना में मोर देन 55% महिलाओं के जो खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, और 55% महिलाएं जो हैं वो इसकी बेनिफिशियरी रही हैं, जो अब इकोनॉमिकली एम्पावर फील कर रही है अपने आप को, जिनको अपने पति के मतलब ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, या कोई भी मेल मेंबर के, अब उनके डीबीटी हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो चाहे किसी भी आइडियोलॉजी में अगर हम देखें तो इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो महिलाओं के लिए। और अगर हम देखें ट्राइबल्स के लिए भी, ट्राइबल्स के लिए वंधन योजना की मतलब जो है शुरुआत की गई है। ट्राइबल्स के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना की, मतलब जो शुरुआत की गई, उसमें जो अलग तरीके, जो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्राइव्ड और मतलब बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं, उनको भी उन्होंने अकोमोडेट करने की बात की गई है। उनके लिए भी मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोड्यूस हैं वो किस तरह से मार्केटाइज कर सकते हैं, उनको आगे सेल कर सकते हैं। आखिरी के 2 सवाल हैं कि आप मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहती हैं? और मैं इसलिए उनको 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक जो हमने कार्य किए, जो काम हुआ,
वो बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन हुआ। और कोई भी व्यक्ति ये ज़रूर चाहेगा कि कोई अच्छा काम या कोई बेहतरीन कार्य जो हुआ है उसकी आगे भी सार्थकता बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे। और क्योंकि हम आज हर जगह विकसित भारत और विजन फॉर न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या न्यू इंडिया ऐसे बनेगा कि जो हमने पुराने काम किए हो उसमें फुल स्टॉप कॉमा लग जाए, या तब बनेगा कि जो हमने काम किए उसको आगे और अग्रसर किया जाए। तो यानी कंटिन्यूटी तो बहुत ज़रूरी है बहुत चीज़ों में। हालांकि बदलाव भी ज़रूरत होता है, लेकिन अभी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कि अभी जो काम हुए हैं उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और अगर कंटिन्यूटी होती है तो निश्चित ही जब हम 2047 में हम विकसित भारत, उससे पहले ही हम विकसित भारत बन जाएंगे और राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र की जो आधार है, राष्ट्र के जो मतलब हम अवधारणा है, जो कि एक टेरिटोरियल एंटिटी नहीं है बल्कि एक आत्मिक, जिसको हम कह सकते हैं आत्मा से, उसका सोल से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और एक आत्म चेतना की हम बात करते हैं, तो राष्ट्र को एक चेतना की तरफ भी हम देखते हैं। तो इसीलिए हम आगे जो भी ये कार्य अच्छे हुए हैं उसको हम कंटिन्यूटी के तरफ हमें लेके जाना चाहिए। और जो हमारे मतदाता हैं या जो वोटर्स हैं, बहुत ही कम वो रह गया है, तो इस सकारात्मक पहल में उन्हें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, इस किताब को क्यों पढ़ा जाना चाहिए? इस किताब को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि बेसिकली सबसे पहले तो मैं यंगस्टर्स के लिए बोलूँगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं हमारे, वो देख रहे हैं कि काम हो रहा है, साथ के साथ इस काम को हम इमोशनल तरीके से नहीं कि हाँ उन्होंने ऐसे काम कर दिया, साथ के साथ उनको एक नॉर्मेटिव के साथ साथ एम्पिरिकल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने मतलब बातें रखी हैं, अपनी पॉइंट्स रखी हैं, उसके साथ साथ एक डेटा, सब्सटैंटिव डेटा, और आगे जो फ्यूचर विजन है वो भी लेके साथ चला है। क्योंकि ये किताब प्रेजेंट की बात नहीं करता है, पहले जो हुआ उसकी बात करता है, प्रेजेंट में जो हो रहा है, और उसके साथ जो तो डेटा है, उसके साथ साथ विजन फॉर विकसित भारत, वाई मोदी इन 2024, जो केस की कंटिन्यूटी की बात करता है। और साथ के साथ यंगस्टर्स के साथ साथ भी जो भी लोग लॉ मेकर्स या पॉलिसी मेकर्स या जो हमारे नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगा अब तक के जो कार्य हुए हैं उसके सारा डेटा, उस पर कोशिश की है मैंने सारी बातों पे अपने जो पॉइंट्स है वक्तव्य रखने की कोशिश की है। धन्यवाद।